अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बखैर होंगे। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से हाजिर हुए हैं हम आपकी खिदमत में दर्जा 10 यानी 10th क्लास के उर्दू दरख्शां जो है, यानी जो हमारा 2023 में आने वाला एग्जाम है, जिस किताब का उर्दू है दरख्शां, उससे आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 यानी सुहेल अजीमाबादी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी तक तो हम सवाल और जवाबात हल कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूँ, मेरा दिल ये गवारा नहीं कर रहा है कि आप लोगों के सामने जो है मैं वो चीज, वो मजमून, वो चैप्टर पढ़ के ना सुना पाऊं। तो इसलिए मैं अपनी बेकरारी को बर्दाश्त नहीं कर सका आप लोगों की मोहब्बत में। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ के चैप्टर बाय चैप्टर सुनाने का काम करूंगा। तो इसलिए बने रहिए आप, शुरू से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखते जाए और लाइक करें और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सुहेल अजीमाबादी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सुहेल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। अपनी इब्तिदाई जिंदगी में शायरी भी करते थे। अपनी इब्तिदाई जिंदगी में जो है ये शायरी भी करते थे, इसीलिए सुहेल तखल्लुस करते थे। इस तरह अदबी दुनिया में सुहेल अजीमाबादी के नाम से मशहूर हुए। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश सन 1911 ईस्वी में पटना में हुई, हमारे बिहार पटना में हुई। सुहेल साहब एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया और परवरिश नानीहाल में हुई। ठीक है, परवरिश यानी आपका जो है पालन पोषण, ये जो है ये नानी के यहाँ हुआ। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वही इब्तिदाई तालीम और तरबियत हासिल हुई, यानी अपने नानीहाल में ही, नानी के यहाँ ही एक मुअल्लिम यानी एक उस्ताद के जरिए से उनकी जो है इब्तिदाई तालीम और तरबियत उन्हें मिली। वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर भदोल है, जो पटना जिला में ही वाक़ई है। शाहपुर भदोल ये पटना जिला के अंतर्गत अंतर में आता है, ये एक गांव है, वो पटना जिला में ही वाक़ई है। उस्ताद तबा की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके। उस्ताद तबा यानी ये इनकी तबीयत जो हमेशा साथ नहीं दे रही थी, कभी बीमार पड़ते, कभी कुछ हो जाते, सेहत याबी जो है मुसलसल बरकरार नहीं रहती, जिसकी वजह से ये आला तालीम हासिल नहीं कर सके। गर्चे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकिज में कयाम पजीर रहे, यानी वहां पर जो है ये रहे और जो है उन्होंने कुछ जिंदगी उधर जाके गुजारी है। कहां पर? मुजफ्फरपुर, हैदराबाद, कलकत्ता वगैरह बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में। इब्तिदा शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ माइल हो गए। इन्होंने जो इब्तिदा की थी ये एक शायरी फन के जरिए से की थी कि ये जो है शेर वगैरह जो है लिखते थे और शायरी करते थे। शायरी का फन जो है इनके अंदर शुरुआती दौर में था, तो शायरी से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे जमाने के हिसाब से अफसाना निगारी की तरफ ये धीरे धीरे माइल हो गए। फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा कि फिर मुझे जो है जाके शायरी करना चाहिए, और बेशुमार अफसाने लिखे। सुहेल अजीमाबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत भी इख्तियार की, यानी उसमें वो नौकरी भी की है। इस मुलाजिमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर उनका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया, यानी उनका ट्रांसफर जो है फिर कहाँ हो गया? श्रीनगर कश्मीर, श्रीनगर जो है कश्मीर हो गया। फिर वो वापस पटना चले आए और मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया, यानी उन्होंने खुद से ही इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। इससे पहले सहाफत में भी मसरूफ रहे, रिसाले निकाले और एक रोजनामा अखबार साथी का इजरा किया। रोजनामा अखबार साथी एक कोई चैप्टर था, उसका इजरा किया। सुहेल अजीमाबादी जिंदगी भर उर्दू की तरवीज और इशाअत में मसरूफ रहे। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरवीज और इशाअत का काम किया, यानी उर्दू को फैलाने का और उर्दू को बढ़ावा देने का, उर्दू को सिखाने का काम किया। जमींदाराना माहौल से ताल्लुक और छोटा नागपुर के कयाम ने उनके अफसानों के मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए, यानी उनका ताल्लुक जो है एक जमींदार घराने से था, यानी उनके पुश्त जो है बहुत जमींदार थे। तो ऐसे माहौल से ताल्लुक और छोटा नागपुर के इलाके ने उनके अफसानों के मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए। उनके अक्सर व बेशतर अफसाने जमींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ, मजदूरों और कमजोर तबकों के हुकूक जैसे मौज़ूआत से मुताल्लिक हैं।
यानी जैसे हम जिस माहौल में रहते हैं उससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर हमारे साथ क्या क्या जुल्म किया जाता है या हमारा क्या क्या हक है जो हमें नहीं मिलता है। तो ये इनके अक्सर अफसाने जो है ये जमींदारों के हुकूक के लिए, कभी जमींदारों के फसाद के सिलसिले में, कभी जमींदारों की जो है मेहनत और अनथक कोशिशों के सिलसिले में हुआ करती थी, क्योंकि ये इनका ताल्लुक जो है जमींदारों से ही था और छोटा नागपुर में जो है अक्सर खेती बाड़ी वगैरह होती थी। सुहेल अजीमाबादी की तख्लीकात में उनके 3 अफसानवी मजमूए, 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप हैं और एक नोवेल बेजड़ के पौधे, एक नोवेल भी है जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। उन मजमुओं के अलावा सुहेल के अफसानों की तादाद 125 तक पहुंची है। 1980 ईस्वी में सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल हो गया। कब इंतकाल हुआ है? 1980 में। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये सवाल बन सकता है कि सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ। तो ये हो सकता है आने वाले एग्जाम 2023 का जो मैट्रिक एग्जाम है उसमें जरूर ये सवाल आए। तो ये 1980 में उनका इंतकाल हुआ है और 1911 में जो है उनकी पैदाइश हुई है। कहाँ पे हुई है? पटना में पैदाइश हुई है और ननिहाल में जो है उनकी परवरिश हुई है। ये 2-3 बातें जरूर याद रखें आप लोग। तो चलिए चलते हैं आगे। भाभी जान का जो चैप्टर है भाभी जान एक कहानी है, टाइटल जो है इसका भाभी जान है। इसमें एक भाभी के किरदार और एक मतलब देवर का किरदार और एक शौहर के किरदार को जो है जिक्र किया गया है और एक लड़की को भी इसमें जो है इस चैप्टर में एक लड़की का भी किरदार आया है जो बहुत गरीब है। तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस भाभी जान के अंदर जो है क्या क्या बातें बतलाई गई है। तो जब रुकैया भाभी याद आती है, ये यानी कोई बयान कर रहा है, जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा सर खुद ब खुद जज्बे एहतराम से झुक जाता है। ये बयान करने वाला खुद बता रहा है कि जब उनका नाम आता है तो मेरा सर खुद ब खुद एहतराम से झुक जाता है, यानी इज्जत से झुक जाता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी जात सिरापा रोशनी है, यानी रोशन, यानी एक नूर है उनकी जात। उनकी याद के साथ साथ मुझे वो शमा याद आ जाती है जो कलेसा की ऊंची कुर्बान गाह पर जलती और पिघलती रहती है और जब पादरी इबादत खत्म करके कुर्बान गाह से उतर जाता है तो भी वो खामोश जुबान से खुदावंद यसू का पैगाम सुनाती रहती है, जो दूसरों का गुनाह बख्शवाने के लिए सलेब पर चढ़ाया गया, यानी जो दूसरों का गुनाह बख्शवाने के लिए कहां सूली पे चढ़ा दिया गया, मगर वो जो अब तक जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा और सबको नजात दिलाएगा। रुकैया भाभी की जात मुझे ऐसी ही शमा मालूम होती है जो जलती और पिघलती रहती है, लेकिन रोशनी फैलाती और कुछ कहे बगैर भी हर वक्त एक पैगाम सुनाती रहती है, ऐसा पैगाम जो अम्र है। भाभी ने सुबह सवेरे आवाज दी। अब जो उनका जो है मतलब देवर जो है, जिसको हम लोग अपना जुबान में गोतिया बोलते हैं, तो उनका देवर जो है वो फरमा रहा है कि भाभी ने सुबह सवेरे आवाज दी, खैर तो है शहजादे, घोड़े बेचकर सोए हो, चाय ठंडी हो रही है। जैसे आजकल हम लोग जैसे सुबह लेट से उठते हैं तो कहते हैं ना कि घोड़ा बेच के सोया, चलो भाई चलो टेंशन पार हो गया है कि चलो घोड़ा बिक गया, बहुत घास खाता था, कोई काम नहीं आता था, ना हल जोतता था, ना कोई सामान लेके जाता था, तो घोड़ा बिक गया और टेंशन नहीं है, इसका मुहावरा यही है। तो क्या फरमा रहे हैं कि भाभी कह रही है खैर तो है शहजादे, आखिर क्या हो गया, घोड़ा बेच के सोए हो क्या, चाय ठंडी हो रही है। भाभी की आवाज सुनकर मैं बैठा, वो मुस्कुराई दी और बोली, भाई बात यह है कि ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती और बच्चों को स्कूल भेजना भी है। भाभी यही तो मुसीबत है आपके साथ, सुबह हुई और उठाकर बिठा दिया। हम लोगों को भी आप तालिब इल्म समझती हैं, यानी आप तो मैडम जी रही, लेकिन हमको भी आप अपना स्टूडेंट समझ रही हैं। भाभी बोली, तो आज तुम कौन बूढ़े हो चुके हो, भाई उठो जल्दी करो। भाभी ने हाथ पकड़ा और बिस्तर से खींच लिया, मैं जमीन पर खड़ा हो गया। वो हंसने लगी। मैं बोला, शुक्र है मैं आपका स्टूडेंट नहीं हुआ। बातें ना बनाओ, भाभी करी, बातें ना बनाओ, चाय ठंडी हो रही है, बच्चे बैठे हैं, लेकिन मुझे नींद आ रही है। भाभी भूतिया क्या कह रहा है, देवर क्या कह रहा है, मुझे नींद आ रहा है भाभी। ये भी आपकी ही तरह आलसी होगा शायद। रात भर नहीं सो सकूंगा। मैंने एहतजाज करते हुए कहा, चाय के बाद दूसरी किस्त सो लेना, चाय के बाद दूसरी किस्त सो लेना। शायर होकर
شاعر ہو کر داد نہیں دیتے. کیا لفظ میں نے استعمال کیا ہے. اگر نوابان عود باقی ہوتے تو اس ایک لفظ کے استعمال پر ایک جاگیر تو ضرور بخش دیتے. یعنی وہ مذاق کر رہے ہیں کہ کتنا خطرناک لفظ میں نے بول دیا ہے. یہ نوابان عود جو ہے یہ ایک قوی گزر چکے ہیں, تو اگر یہ کہہ رہے کہ اگر وہ سنتے اس لفظ کو تو شاید ہی کچھ انعام ہمیں دیتے اس بات پہ. چلو بھائی تم ذرا جلدی کرو, اتنا ہی صحیح. اور بھابھی کھانے کے لیے کمرے میں چلی گئی, اور جب تھوڑی دیر میں میز پر پہنچا تو بچے چائے ختم کر رہے تھے. ننھی جو چھوٹی سی منی تھی, اس کا نام ریحانہ تھا, وہ بولی چچا جان ہم لوگ چائے ختم کر چکے ہیں, اب آپ ہماری جھوٹی چائے پیجیے. اسکول کی لاری نے ہارن بجایا. اسکول کی گاڑی دروازے پہ آئی ہوئی تھی, اس نے ہارن بجایا اور بچیاں تالی بجاتی ہوئی باہر چل دی. بھابھی نے چائے ڈھال کر میری طرف بڑھائی اور بولی اگر تم جوان اتنی دیر تک سوتے رہو گے تو کیا کرو گے. شعر کہوں گا. اب وہ ان کا دیور کیا کہہ رہا ہے, کیا کہوں گا, شعر کہوں گا. شعر شاعری کے علاوہ اور کیا کہوں گا, اور کچھ نہیں. بھابھی معنی خیز انداز سے مسکرائی. میں کچھ جھنپ سا گیا. بھابھی کی مسکراہٹ بہت دور تک اشارے کر رہی تھی. پھر وہ آہستہ بولی. بھابھی اگر مسکرا دے نا, ہم نوجوان جو پتہ نہیں کہاں سے کہاں کا سوچ لیتے ہیں. اسی لیے کسی کی مسکان پہ جانے سے پہلے اس بات کو ضرور آپ لوگ سوچیں کہ کیا وہ ہمیں دیکھنے کے بعد مسکرا رہی ہے یا مسکرا کے دیکھ رہی ہے. ان دونوں میں بہت انتر ہے. بھائی جان ٹھیک 4 بجے, یعنی بھابھی کہہ رہی تمہارے بھائی جان جو ہے ٹھیک 4 بجے اٹھ بیٹھتے تھے اور چائے پی کر کام شروع کر دیتے تھے. شروع میں تو مجھے کبھی بھی بڑا چیز ہوتا تھا, کبھی بھی مجھے بڑا جبر ہوتا تھا, لیکن آج صبح اٹھنے کی عادت کام آ رہی ہے. میں نے پلٹ کر دیکھا, بھابھی کی سنگار میز پر ننھے بھائی کی خوبصورت سی رنگین تصویر رکھی ہوئی تھی. وہ مسکرا رہے تھے تصویر میں. اس تصویر کے پاس بھابھی اور بچوں کی تصویریں تھی. اب سنگار میز نام کا تھا, اس پر بچوں کی کتابوں کا ڈھیر تھا, اور شاید ایک کنگھی کے علاوہ میز پر سنگار کی کوئی دوسری چیز بھی نہ تھی. رقیہ بھابھی اداس ہو گئی اور بولی اختر نہ جانے تمہارے بھابھی جان آج کس حال میں ہے. نہ جانے آج تمہارے بھابھی جان کس حال میں ہے. دیکھو ان کے مقدمے کا کیا ہوتا ہے. ایک مقدمہ لڑ رہی تھی, یعنی ان کا جو شوہر تھا, ان کا بھائی جو تھا, یعنی بھابھی جان کا شوہر جو تھا, وہ ایک مقدمہ لڑ رہے تھے. اس کی دوری پر میں ان کے کوئی کام ہی نہیں آ سکتی. چند ہی دنوں میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے. بھابھی جو ہمیشہ پھول کی طرح ہنسنے اور بلبل کی طرح چمکتے رہنے کی عادت تھی, بالکل اداس اور چپ تھی. لیکن یکایک کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی, پھر آواز آئی. دوستو یہ بہت ہی رومانچک اور بہت ہی ہارٹ ٹچنگ کہانی ہے. یہ چیپٹر جو ہے بہت دل کو کھینچتا ہے, دلکش چیپٹر میں اس کو سمجھتا ہوں. یہ اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو شاید ہی آپ کا آنکھ رونے سے بچ جائے. تو خیر آپ لوگ بنے رہیے, میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ لوگ ہمت دیتے رہیں. تو کیا ہے کہ میں آ سکتی ہوں, سنائی. پھر آواز آئی میں آ سکتی ہوں, تو کہا آؤ. بھابھی نے کہا اور ایک جوان سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی. بھابھی نے دیکھتے ہی کہا آؤ شمی چائے پیو, میں آج شام کو تمہارے گھر جانے والی تھی. بن دیے تم نے میرے سویٹر. بھابھی کہہ رہی ہے کیا شمی تم نے میرے سویٹر بن دیے؟ وہی لے کر آئی ہوں. وہ کہہ رہی ہے وہی لے کر آئی ہوں. اون بچ گیا تھا تو میں نے ٹوپی اور موزے بھی بن دیے. بہت اچھا کیا تم نے, لو چائے پیو. اور چائے کی پیالی لڑکی کے سامنے بڑھا دی. لڑکی میری موجودگی میں کچھ شرما رہی تھی, بولی میں چائے پی چکی ہوں پھر بھی پی لو, شرماتی کیوں ہو. یہ ہے مشہور شاعر اختر. بھابھی کہہ رہی ہے دیکھو اپنی گوتیا کے بارے میں, دیور کے بارے میں, کہ یہ دیکھو یہ ہے مشہور شاعر اختر, تمہارے بڑے بھائی ہیں. میں ناشتہ ختم کر چکا تھا, اٹھ کھڑا ہوا. بھابھی میں ذرا شہر سے آؤں. جاؤ, مجھے بھی ذرا ہسپتال جانا ہے. چلو شمی تم بھی ساتھ. میں نے کمرے کی کھڑکی سے بھابھی کو بنگلے کے احاطے سے باہر جاتے دیکھا. ان کے ہاتھ میں دودھ کی وہ بوتل تھی جو بہت دیر سے میز پر رکھی ہوئی تھی. یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بھابھی کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی ہسپتال میں ہے. بھابھی کے ایک پرانے جو ملازم تھے, مطلب جو ان کے کام کرنے والے تھے, ان کی بیٹی آج ہسپتال میں ہے. 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ اس کے بچہ پیدا ہوا ہے, اس کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں. بھابھی خود ہی دونوں وقت
دودھ کی بوتل لے کر 2 فرلانگ پیدل جاتی ہے اور دودھ پہنچاتی ہے اور سویٹر اور موزے اسی بچے کے لیے بنوائے تھے۔ دل گردے کی بات ہے، آج کل کی عورتیں کہاں ایسا کرنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا اور شمی ان کے کالج کی ایک غریب طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ شمی جس نے سویٹر بنا وہ صرف بھابھی جان کی مدد کے سہارے سے میری صرف دوسری یا تیسری ملاقات تھی، البتہ خط و کتابت بہت زیادہ تھی، لیکن 3 دن ساتھ رہ کر معلوم ہوا کہ وہ آدمی نہیں مشین تھی۔ مشین جیسا ایک مشین کوئی کام کرتا ہے نا، بٹن دباؤ فوراً، جو کام مشین کو سونپا گیا ہے، جس کام کے لیے مشین جو ہے مینوفیکچر کیا ہے یعنی انسٹال کیا جاتا ہے، وہ کام مشین جو ہے اپنی مشینری کے اعتبار سے فوراً کر جاتا ہے۔ تو اسی کی مثال دے رہا ہے کہ سمجھو وہ انسان نہیں، آدمی نہیں، وہ مشین تھی، صبح اٹھ کر کام شروع کر دیتی۔ ان کا زمانہ بھی بالکل بدل چکا تھا، کبھی 4-5 نوکر اور مائیں ہوتی تھی، 4-5 نوکر کبھی کبھی۔ اب ان کے پاس صرف ایک نوکر تھا جو بازار سے سودا لاتا تھا اور کھانا بھی پکاتا تھا۔ پھر روپیوں کی بھی بڑی تنگی تھی، پہلے وہ 1000 روپے ماہوار اپنے شوق پر خرچ کر دیا کرتی تھی، اب 400 روپے ماہوار پر ایک کالج میں لیکچرر تھی اور 50 روپے ماہوار ایک لڑکی کو پڑھانے کے لیے ملتے تھے، مہینے میں 50 روپے۔ اب سوچو یہ وقت 5-6 نوکر اور 4-5 مائیں ہوتی تھی جو مطلب ان کا دیکھ بھال کرتی تھی، اور آج یہ حال ہے۔ لیکن وہ بھی جو ہے ایک لڑکی کو پڑھانے کے لیے ملتے تھے، لے دے کر یہی ان کی آمدنی تھی، اور خرچ اپنی جگہ پر بلکہ کچھ زیادہ ہی۔ اپنے اور بچوں کا خرچ ہوتا تو کسی طرح پورا ہو جاتا، لیکن وہ بھی بڑھ گیا تھا۔ بچوں اور اپنی ضرورتوں کے علاوہ ایک مستقل رقم انہیں ہر مہینہ مزدوروں اور طالب علموں کی انجمنوں کو دینا پڑتی تھی، کانفرنسوں اور جلسوں میں شرکت کے لیے کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ کئی غریب لڑکیاں، بھائی جان کی شادی جب رقیہ بھابھی سے ہوئی تھی تو ہم لوگوں کا عام خیال تھا کہ یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف بھائی جان تھے جنہیں ایسی سیاست کا شوق تھا جو بار بار انہیں جیل بھجوایا کرتی تھی، اور دوسری طرف بھابھی جان تھی جو نازوں کی پلی بڑی تھی اور ایسی ماحول میں بڑھ کر جوان ہوئی تھی جس میں اپنی ہی ذات سب کچھ ہوتی ہے۔ بہت نازوں میں جو ہے ان کو بھابھی جان کو جو ہے اس کے ماں باپ نے پالا تھا۔ اور یہ ان کے بھائی جو تھے، اختر کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی جو ہے یہ پولیٹکس میں یعنی سیاست میں تعلق رہتا تھا، تو سیاست کی وجہ سے ان پر کیس ہمیشہ آئے دن ہوتے رہتے تھے۔ تو اب یہ ان کی شادی جو ہو جائے گی، جس طرح بھی یہ میکے میں شان سے رہتی ہے رہا کریں گی اور بھائی جان جیل میں رہیں گے۔ بعضوں کا تو یہ خیال تھا کہ بھائی جان ہی سیاست کے چکر سے نکل کر بیرسٹری کریں گے اور اپنی عالی شان کوٹھی میں شان کی زندگی گزاریں گے، یا پھر آرام کرسی والی سیاست چلے گی اور کتابوں کی باتیں دہرائیں گے۔ لیکن سب کا خیال غلط نکلا۔ بھائی جان نے رقیہ بھابھی کو اپنے رنگ میں جلد ہی رنگ دیا اور وہ قدم بقدم ساتھ چلنے لگی، اور شادی کے بعد جیسے ہی بھائی جان گرفتار ہوئے اور انہیں 2 سال کی سزا ہو گئی۔ جیسے شادی ہوئی، نئی نویلی دلہن ایک امید لے کے شادی ہوتی ہے کہ چلو بھائی میں ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہی ہوں، چلو کم سے کم آج مجھے اپنی زندگی کا لائف ٹائم پارٹنر کے پاس میں جا رہی ہوں۔ یہ شادی ہوئی، ان کے کچھ دن بعد ہی 2 سال کی سزا ہو گئی اور جیل چلے گئے۔ بھابھی جان نے اپنے لیے راہ تلاش کر لی۔ BA وہ پہلے ہی کر چکی تھی، جلد ہی تیاری کر کے MA کر لیا اور کالج میں لیکچرر ہو گئی اور اکلوتی بچے کی دیکھ بھال میں لگ گئی۔ 2 سال کے بعد جب پھر بھائی جان جیل سے آئے تو اپنی سرگرمیوں میں رہے اور بھابھی جان کام کرتی رہی۔ پھر تو بچے اور ہوئے اور انہیں پالتی رہی۔ اب بھائی جان 3 سال سے نظر بند تھے اور ان پر مقدمہ چل رہا تھا، تو بھابھی جان بے شمار ذمہ داریوں اور غم کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھی، لیکن ان کا چہرہ کبھی میلا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غم کو اپنے لیے مسرت یعنی خوشی سمجھنے لگی ہے، اور غم میں بھی خوشی کا پہلو نکال ہی لیتی ہیں۔ وہ صبح سویرے اٹھی، بچوں کو نہلاتی، ان کے کپڑے بدلتی، خود نہا دھو کر تیار ہو جاتی، بچوں کو کھلا پلا کر 7 بجے اسکول بھیج دیتی، پھر ملنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اس طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرتے، کوئی ان سے ملازمت کے لیے سفارش کرنے کو کہتا، کوئی کسی اور کام کے لیے۔ سب آدمی انہیں بڑے آدمی کی بیوی اور بہو سمجھتے تھے، کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بھابھی جان کا تعلق اب بڑے لوگوں سے صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ سے رہ گیا ہے۔
ताल्लुक जो है बड़े लोगों की वजह से नहीं, सिर्फ छोटे लोगों की वजह से रह गया है। यानी अब ऐसे लोग हैं उनके पास जिनको उनकी जरूरत है। पहले ऐसे लोग रहते थे जो उनसे बड़े बड़े होते थे। वो ये नहीं समझता कि भाभी जान का ताल्लुक अब बड़े लोगों से सिर्फ छोटे लोगों की वजह से रह गया है। वह बड़े लोगों के पास सिर्फ सिफारिशें लेकर जाती है, वरना बड़े लोगों से अब उन्हें दूर का भी कोई वास्ता नहीं। भाभी जान कॉलेज जाती और वहां भी पढ़ाने के अलावा हर लड़के के मामलात में दिलचस्पी लिया करती। कॉलेज से आकर पाबंदी के साथ कई कई खत रोज लिखती और उन्हें डाक में डलवाती। आमतौर पर ये खतूत नए लिखने वालों के नाम होते थे और हर रोज उन्हें खत लिखा करते थे। भाभी ने महज दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए लिखना शुरू किया था, मगर वो बहुत अच्छा लगने लगी थी और नए लिखने वाले उनसे मशवरे तलब करते और वो बड़ी मोहब्बत के साथ उनके खतों का जो उनके खतूत का जवाब दिया करती। इस तरह कि नए लिखने वाले ना तो गलत फहमियों का शिकार होकर बहक जाए और ना उनकी दिल शिकनी हो, यानी उनका दिल भी न टूट पाए। फिर वो शाम को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने चली जाया करती थी। यानी सुबह जागने के बाद सोते वक्त तक काम आदमी का है मशीन मालूम हो जाती थी। उनके खत लिखने के शौक से तंग आकर मैंने कहा, भाभी आपने क्या इल्लत पाल रखी है? कॉलेज में तो सर खपा ही है, घर पर भी एक कॉलेज बना रखा है। भाभी बड़े बावकार अंदाज से मुस्कुराई और बोली, अख्तर इन नए लिखने वालों को कैसे भूल सकती है? ये तो हमारे मुस्तकबिल की उम्मीद है, ये तो हमारे आने वाले जनरेशन की उम्मीद है। अगर मैं इन पौधों पर रोज छिड़काव नहीं कर सकती, इन पौधों पर अगर रोज मैं पानी का जो है पानी नहीं दूंगा, उनकी खिदमत नहीं कर सकती, इनमें फूल लगे और सारा बाग महक उठे, तो कम से कम जो कुछ कर सकती हूँ वो तो मुझे करना पड़ेगा, वो तो मुझे करना है। इस जवाब के बाद कुछ और बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी। मैं चुप रहा। एक दिन शाम के वक्त वही लड़की शमी उनके पास आई। वो बहुत उदास थी, वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर भी नहीं कह सकती थी। बार बार उसके होंठ कांप कर रह जाते थे और ऐसा मालूम हो जाता कि अब वो रो देगी, अब वो रो देगी। भाभी ने हस्बे आदत जैसे हमेशा हर एक से पूछती थी कि क्या बात है, क्या परेशानियां है, क्या दिक्कत है, तो इसी तरह हस्बे आदत उसे बिठाया और बातें की। फिर आने की वजह पूछी तो कुछ भी ना बोली। भाभी जितने इसरार के साथ पूछती, मालूम होता कि उसके होंठ उतनी ही शिद्दत के साथ आपस में चिपकते जाते थे। आखिर वो कुछ न बोल सकी तो भाभी ने उसे पकड़ा और सोने के कमरे में ले गई, दरवाजा अंदर से बंद किया और पूछा कि क्या बात है। लेकिन शमी कुछ बताने के बदले रोने लगी और भाभी के चुप कराने पर भी रोती गई और बड़ी देर के बाद भाभी के डांटने पर उसने बताया कि दूसरे ही दिन उसके भाई के एमए की फीस दाखिल करनी है और रुपए का इंतजाम नहीं हो सका। मेरा भाई का जो है फीस जमा करना है और पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, इसलिए वो रो रही। अब वो इस बात पर शर्मिंदा थी कि भाभी इसके कॉलेज का खर्च देती है, अब वो भाई के लिए भी फीस मांगे। लेकिन दूसरा कोई और ऐसा हमदर्द भी ना था जिसके सामने वो अपने दिल का बोझ हल्का करती, और वह सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनके पास आई थी। भाभी ने बड़ी मोहब्बत से शमी के गाल पर एक चपट लगाई और बोली, पगली पगली इसमें रोने की क्या बात थी? दिल देखी, भाभी जान का दिल देखी, इसमें रोने की क्या बात थी? आखिर उसमें शर्माने की क्या बात है? हम लोग इस तरह तो एक दूसरे से कहकर अपना दुख हल्का कर सकते। यह कहकर उन्होंने अलमारी खोली और छोटी छोटी सोने की 2 चूड़ियां लाकर शमी के हाथ पे रख दी और बोली, ले जाओ शमी, इसे बेचकर तुम्हारे भाई का फीस अदा कर। सोने की चूड़ी अपनी, उफ। शमी शायद गिर जाती लेकिन भाभी ने उसे संभाल लिया और उसकी पेशानी चूम ली और बोली, शमी सदा ऐसा ही जमाना नहीं रहेगा, दिन बदलेंगे, जाओ सवेरे चली जाओ, फिर अंधेरा हो जाएगा। शमी चूड़ियों को लेकर चली गई। ये चूड़ियां वो थी जो 2 दिन पहले भाभी जान ने नन्ही रिहाना के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे बचाकर बनवाई थी। अपने कलेजा, अपने लखते जिगर, अपनी नन्ही सी बेटी के लिए 2 दिन पहले खरीदी। और कुर्बान जाइए ऐसी औरत पर कि दूसरों के बच्चों, दूसरों का दुख देखा नहीं गया, अपने बच्चों की खुशी और दुख को जो है, सुख को जो है कुर्बान कर, और जिसे रिहाना ने सिर्फ एक बार पहना था, खरीद सोने की चूड़ियां देकर भाभी जान बहुत खुश थी, जैसे उनके दिल से पहाड़ जैसा कोई बोझ उतर गया हो। मैं 4 दिनों से उसके पास था और एक जरूरी काम के सिलसिले में उनसे मशवरा करने आया था।
ये अख्तर कह रहा है, लेकिन उनकी मसरूफियतें और परेशानियां देखकर न मौका मिला और न हिम्मत हो सकती, और मैंने सोच लिया कि भाभी से बगैर कोई मशवरा किए और मदद मांगे वापस जाऊंगा। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ वही ऐसी आदमी थी जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि इनसे हरगिज नहीं कहूंगा। तो दोस्तों, यह एक लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो चलिए थोड़ा वीडियो अगर लंबा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए। मैं चाहता हूं कि एक चैप्टर एक वीडियो में ही आपके सामने लाके रख दूं ताकि आपको इंतजार न करना पड़े, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। ज्यादा जो है लंबा चौड़ा तकरीर करने का जगह नहीं है, वक्त न है। आखिर भाभी ने खुद ही कहा, तुम 4 दिनों से आए हो लेकिन कोई बात तक नहीं की। मैंने कह दिया मैं सिर्फ टहलने और आपसे मिलने आ गया था। फिर वो बोली, और तुम्हारी शादी का क्या हुआ? सुना है तुम्हें और तुम्हारे घर वालों में शादी के मसले पर सख्त इख्तिलाफ हो गया है। जी हाँ, शादी करने का मतलब ये है कि या तो मैं अम्मी की पसंद के मुताबिक एक अहमक लड़की से शादी कर लूं या फिर चुपचाप बैठा रहूं। और वो जमीला, भाभी पूछी, वो जमीला, तो तुम जमीला से शादी करना चाहते थे ना? भाभी बोली, अब भी चाहता हूं, लेकिन अम्मी ने कह दिया कि जमीला इस घर में बहू बनकर दाखिल नहीं हो सकती। मैंने कहा, ये तो बड़ा जुल्म है तो, लेकिन क्या किया जाए, बहू से जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तो अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर लो। फिर यह भी नहीं कर सकता भाभी? फिर क्या सोचा, शादी तो जमीला से ही करूंगा और घर छोड़ दूंगा। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, तो फिर बिस्मिल्लाह, ब्याह कर ले आओ, या मेरे साथ रहेगी, मैं भी अकेली हूं। उफ, भाभी की ये जुमले सुनकर मेरा सर चकरा गया। क्या दिल वाली औरत थी यह औरत है या अज़्म हिम्मत का सुतून यानी खंबा है। हर रोज एक नया बोझ अपने लिए बढ़ जाए, मतलब अपने लिए बढ़ाई जाती है। खुद अपनी जरूरतें और जिम्मेदारियां क्या कम है, मगर हिम्मत है, और न सिर्फ हिम्मत के सहारे शौहर की दूरी और नजरबंदी का गम हंस हंस कर भुला देती है। मैंने सोच समझ कर जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अभी देर होगी भाभी, जमीला बीमार है। अभी जमीला बीमार नहीं थी, बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन अगर मैं ये नहीं कहता तो वह फिर जिद पर आ जाती। हालांकि हकीकत ये थी कि मैंने फैसला किया था कि भाभी से मशवरा करने के बाद ही जमीला से शादी कर लूंगा और उसे उनके पास रखकर कहीं तलाश रोजगार में यानी कहीं कारोबार करने के लिए मैं निकल जाऊंगा। भाभी जमीला की बीमारी की खबर सुनकर बहुत अफसोस करने लगी और बोली, सचमुच जमीला बड़ी प्यारी लड़की है। फिर मैं बाहर चला गया और सोचा कि रात की गाड़ी से चला जाऊंगा। 4 बजे वापस आया तो देखा कि भाभी जान बहुत उदास बैठी है। उनके हाथ में एक तार है जिसको वो हाथ में लिए हुए बस देखती जा रही है। उनके चेहरे का गोरा रंग बिल्कुल सांवला हुआ था। मैं चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया और पूछा, तार कैसा है भाभी जान? अख्तर, भाभी जान ने तार मेरे हाथ में दे दिया और मेज पर सर रखकर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। मैंने तार पढ़ा और भाभी जान को 4 साल की सजा हो गई। भाई जान को मैंने तार पढ़ा यानी कागज जो पढ़ा उसमें क्या देखता हूं कि भाई जान को 4 साल की सजा हो गई। मैंने कुछ देर के बाद बमुश्किल कहा, भाभी जान सब्र कीजिए, अभी तो आपको ऐसे इम्तिहानों की मंजिल से और भी गुजरना बाकी है। और भाभी जान को जैसे सुकून आ गया और वो उठ बैठी और बोली, ठीक कहते हो अख्तर, मैं अगर परेशान हुई तो बच्चे और परेशान होंगे। इतना कहकर वो उठी और मुंह हाथ धोने चली गई। जब वापस आई तो मालूम होता था कि बस एक लहर थी जो आई और गुजर गई, लेकिन हम लोग जितनी देर तक चाय पीते रहे, भाभी की नजर बार बार पुराने सिंगार मेज पर रखी भाई जान की तस्वीर का तवाफ करती रही। जितनी देर बैठे वो सिर्फ भाभी जान की नजर जो है सिर्फ कहां पर थी, यानी उनके शौहर की तस्वीर पर जो है इर्द गिर्द घूम रहे। उसी वक्त उन्होंने बताया कि उनके पासपोर्ट की दरखास्त नामंजूर हो गई है और उसी रात उन्हें दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। उसी रात भाभी जान दिल्ली चली गई और मैं भी वापस हो गया। रात के सन्नाटे में रेल गुजरती जा रही थी और मुझे ऐसा मालूम होता था कि अंधेरी रात में भाभी जान मुझे रोशनी दिखा रही थी। रेल तेजी के साथ साथ गुजरती जा रही थी और मेरे दिल में नए नए इरादे, नए नए हौसले पैदा हो रहे थे, नई नई उम्मीदें और नई नई उम्मीदें जाग रही थी। तो दोस्तों देखिए कितना ही मतलब दिल लुभाने वाली और दिलकश और पुरजोर मतलब एक दास्तान है एक भाभी जान की। कितनी सारी तकलीफों और दुखों का सामना करके फिर भी अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में ख्याल करती थी।
बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर करें और अपने यार दोस्तों को जरूर दिखलाएं और इस कहानी से सबक सीखे कि आखिर कैसे गम को इंसान अगर चाहे तो कितनों भी दुनिया का बड़ा से बड़ा गम हो, उसको जो है बिल्कुल खत्म करके हंस के एक नई जिंदगी जी सकता है। बहरहाल वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार।